हेलो गाइस, वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग फैक्ट की सीरीज़ पर चल रहे थे और फैक्ट की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं इंस्टीट्यूशनल बेसिस फैक्ट। जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं या जो एक्ट वगैरह लेकर आए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना है, जिनसे क्वेश्चंस हमें सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस भी इम्पोर्टेंट है और जो एक्ट्स हैं उनका तो एक पूरा यूनिट दिया हुआ है, लॉ और एक्ट्स का पूरा, तो वो तो हमें ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें और अच्छा कंटेंट हम इस पर डालते रहेंगे, शेयर करते रहें, जिससे लाइक भी मिलेंगे और हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा पॉजिटिव। तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया था 1960 में। पशुओं पर जो क्रूरता होती है, जैसे हम बोलें पशु बलि दी जाती है या किसी तरह भी ठूस कर भर दिया जाता है, किसी छोटे प्लेस पर ज़्यादा जानवरों को भर दिया जाता है, कचरे में रखा जाता है, तो रहने वगैरह इन सभी चीज़ों को लेकर एक अधिनियम लाया गया जिसे कहा गया पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए अधिनियम 1960। ये जो घरेलू जानवर हैं उनके लिए रोकथाम के लिए लाया गया था। 1972 आपको याद आ रहा होगा कि सर 72 तो था, फिर इसकी क्या पहले आ चुका था तो 72 की क्या ज़रूरत थी। तो ये जो पालतू जानवर हैं उनके लिए था और वो जंगली जीवों के लिए सामान्यतः था। अब चलते हैं हम राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके लिए था? तो ये जो खतरनाक पदार्थ हैं, खतरनाक पदार्थों की रोकथाम के लिए और संचालन उनका किस तरह से किया जाएगा उसके लिए राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम लाया गया था कि उनके संचालन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस तरह से उनको रन किया जाएगा, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए ये संबंधित था। सारी जिम्मेदारी किसके पास थी? राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के पास थी कि जो खतरनाक चीज़ें हैं वो रेगुलेट किस तरह से होंगी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कुछ वर्ष पहले ही हमें देखने को मिलता है जिलेटिन का पेटलाबाद में। जो ब्लास्ट हुआ था, जिलेटिन का संचालन ठीक से नहीं हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे खतरनाक जो पदार्थ हैं उनके लिए ये अधिनियम लेकर आया गया है ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम कब आया? ये 1997 में आया, जिसे नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेंट अथॉरिटी एक्ट कहा जाता है। ये किसके लिए आया? ये आया कई क्षेत्रों में जहाँ पर एनक्रोचमेंट रहता है पर्यावरण में या अवैध चीज़ें रहती हैं, उन क्षेत्रों को प्रतिबंध करने, उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था 97 में। पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की अपील अगर आपको उसके लिए करनी है तो कहाँ करनी है? तो ये अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। इसमें अथॉरिटी बनाई गई है, वो जिम्मेदार रहती है इन चीज़ों को लेने के लिए। जिसमें जो खास रहता है वो रहता है इसमें उद्योग, इंडस्ट्रीज़ इसमें सबसे पहले शामिल की जाती हैं कि इंडस्ट्रीज़ को लेकर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो इंडस्ट्रीज़ के ऑब्जेक्शन आप कहाँ करेंगे? इसी प्राधिकरण में जाकर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लेकर आया गया। तो ये किसके लिए था? देश में स्वास्थ्य को लेकर और बेहतर पेयजल जो व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। की जल के प्रदूषण को रोका जा सके, पेयजल जो मिलता है हमें वो प्रॉपर तरीके से मिले और जो स्वस्थ जल का जो स्वास्थ्य है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, उसके लिए अधिनियम लेकर आया गया था। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। अब देखो हम एक्ट पहले ला चुके थे 1974 में। 1974 में प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट हम ले आए, लेकिन उसके बाद भी हमें शेष लगाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट का उतना ध्यान और उतना जो फंड था उसके लिए अवेलेबल नहीं था। तो फंड के लिए हमने क्या किया, एक काम करते हैं कि सबसे ज़्यादा जल का यूज़ कौन करता है, पॉल्यूट भी कौन करता है? पॉल्यूट करते हैं इंडस्ट्रीज़।
इंडस्ट्रीज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ करते हैं तो हम एक काम करते हैं, जो सेस हमें लेना है हम किस पर लगाते हैं, इंडस्ट्रीज़ पर लगाते हैं। हालांकि अभी सभी लोगों का बिल वगैरह सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस टाइम पर जो सेस लिया जाता था, उपकर जो लिया जाता था, वो सेस लिया जाता था सिर्फ किससे, इंडस्ट्रीज से लिया जाता था। तो ये इंडस्ट्रीज पर सेस लगाने की बात हमने स्टार्ट की थी 1977 में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जीवन जीने के लिए 1981 में ये एक्ट बना था एयर पॉल्यूशन के लिए। फिर उसके बाद आता है भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927 इंडिया की हिस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में अगर रिवॉल्यूशनरी किसी भी चीज़ को देखा जाएगा तो वो देखा जाएगा 1927 के एक्ट को। ये इतना बड़ा और इतना अच्छा लगा इंडियन गवर्नमेंट को कि आज तक इसे रिप्लेस नहीं किया गया है। इसमें अमेंडमेंट्स ज़रूर किए गए हैं, काफ़ी बार अमेंडमेंट किए गए हैं, एमपी में भी काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन अभी भी यही एक्ट लागू है। कहीं भी कोई डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है, तो वो रेफरेंस के तौर पर यहाँ हमें देखनी पड़ती है। तो अभी अगर पूछा जाएगा वर्तमान में कौन सा वन अधिनियम लागू है, तो हमारा आंसर होगा 1927 1927 का अधिनियम शामिल है। क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर फॉरेस्ट का है और काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी यहाँ पर फॉरेस्ट की दी गई हैं। पहले बैम्बू को इसमें टिम्बर में शामिल कर लिया था, हटा के घास में गैर बनी उत्पाद में इसको रख दिया गया है। देन उसके बाद आते हैं वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम के बारे में अगर हम देखें तो वनों के संरक्षण के लिए अधिनियम लेकर आया गया था 1951 की जो 52 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी। 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी में हमारा जो ध्यान था वो भूमि के अधिकतम उपयोग पर था, और भूमि के अधिकतम उपयोग को लेकर हमने क्या किया, भूमि का दोहन करना हमने स्टार्ट कर दिया। हम उसको यूज़ करना शुरू कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो फॉरेस्ट लैंड था उसे भी हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करके यूज़ करने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट था वो बेकार होने लग गया था। ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होने लग गया था, वो कन्वर्ट होने लगा था एग्रीकल्चर लैंड में। और एग्रीकल्चर लैंड में इतना ज़्यादा कन्वर्ट हुआ कि एक टाइम पर आकर ये देखने को मिला कि बहुत बड़ा पार्ट बेकार हो चुका है फॉरेस्ट लैंड का। तो उसको रोकने के लिए हम क्या लेकर आए, वन संरक्षण अधिनियम। वनों को कंजर्व करने की हमें नौबत आ गई, वनों को संरक्षित करने की नौबत आ गई। तो ये कहानी हमें 1980 का जो एक्ट है, इस एक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो उसको रोकने के हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 42nd अमेंडमेंट में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में फॉरेस्ट को स्टेट से हटाकर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। दोनों के विषय के तौर पर डाल दिया गया था कि अगर आप डाइवर्ट करेंगे लैंड को, लैंड डाइवर्जन अगर आप कर रहे हैं तो उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी साथ में लेनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा ये मामला चल रहा था। तो समझ सकते हैं इसकी जो कंडीशन है इस समय की वो आने की। और इसके बाद जो पॉलिसी बनी थी 1988 की, वहाँ पर भी ये हमें देखने को मिलेगा लैंड यूज़ का। नेक्स्ट चलेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हम देखें जो पहले तो मिनिस्ट्री अपना जहाँ तक है 85 में मिनिस्ट्री अपना बन गया था, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री, जिसमें क्लाइमेट 3 चीज़ें शामिल हैं, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज। तीनों एक ही मिनिस्ट्री में अभी शामिल हैं, जो 85 में बना था। और 84 में अगर हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा 84 में भोपाल गैस कांड हुआ था। और भोपाल गैस कांड के बाद और उनसे पहले इंदिरा गांधी जी की हत्या भी आसपास ही हुई थी, 83 शायद। तो भोपाल गैस कांड के बाद फिर यहाँ पर क्या बनाया, डिपार्टमेंट बनाया। तो फिर मिनिस्ट्री बनाने के बाद लगा कि अब मिनिस्ट्री भी क्या करेगी, तो फिर क्या लेकर आए, ये एक्ट लेकर आए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपको याद रहेगा। भोपाल गैस कांड, मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री के बाद अधिनियम आया पर्यावरण को रेगुलेट करने के लिए। फिर सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, ये पता नहीं क्यों डाल दिया हमने, तो उतना ज़रूरी फैक्ट ये नहीं होता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, BSI, हाँ BSI ज़रूर आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। BSI इम्पोर्टेंट है। अब इसमें फैक्ट क्या क्या बनते हैं, सबसे पहला फैक्ट तो यही है BSI कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या होगा, BSI कहाँ पर है, BSI है कोलकाता में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
कोलकाता में है। कब स्थापना हुई? 1890 में। हाँ, ये 1890 वही है जब डॉक्टर वाइल्कर का इंडिया आना हुआ था, जो सॉइल केमिस्ट थे। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी थी उसके वो हेड थे। 1893 में रिपोर्ट दी थी, तो उससे रिलेट करके हम इसे याद रखेंगे। और क्या है, ये बना क्यों, इसमें क्या था, डेट अगर इसकी देखना होगी तो डेट हो जाएगी 13 Feb 1890। करता क्या है, ये जो वेजिटेशंस हैं, वेजिटेशंस में जो बहुत समस्याग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट तैयार करके ही देता है। जैसे रेड डाटा बुक के लिए ये जो स्पीसीज़ हैं उनकी लिस्ट तैयार करके देता है, और ये रखता है जो वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं उनका डाटा ये रखता है, और जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके जीन को भी ये संजो कर रखता है। पूरी लिस्ट, पूरी कहानी ये तैयार करके रखता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हम देख लेंगे। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सर्वे और रिसर्च। सर्वे और रिसर्च किसके क्षेत्र में? जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसके क्षेत्र में। और काम क्या करेगा, ये जीन को सजो कर रखता है, अच्छे जीन को, वल्नरेबल स्पीसीज़ को, और जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये लिस्ट लगातार जारी करता है। इसको एक लेक्चर में आपको पहले एक्सप्लेन किया गया था। हर 2 साल में ये अपनी रिपोर्ट देता है और स्पीसीज़ की ये पूरी लिस्ट देता है जो आपको बताई गई थी और टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दी जाएगी निकाल कर। जैसी कहानी BSI की रहती है वैसी कहानी ZSI की रहती है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अल्टरनेट ईयर में अपने जो सर्वे रिपोर्ट है वो देते रहते हैं, तो वो हम देख लेंगे, आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी जाएगी। बहुत लंबी रिपोर्ट आती है, बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं उसमें। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसका भी काम क्या होता है, रिसर्च होगा, सर्वे का काम होगा। किसमें? एनिमल्स के लिए। ये किसके लिए था? वनस्पतियों के लिए था, तो ये किसके लिए हो जाएगा? एनिमल्स के लिए हो जाएगा। है कहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? वहीं ये कोलकाता में ही स्थित है। फिर स्थापना कब? 1916 में हुई थी। और एनिमल टैक्सोनॉमी इसका खास काम हो जाता है, एनिमल टैक्सोनॉमी की इंफॉर्मेशन ये देना। और किसके लिए होता है? ये रहता है कंजर्वेशन के लिए। रिसर्च करेगा, तो रिसर्च किसके लिए करेगा कि जो एनिमल्स हैं उनको क्या करके रखा जाए, कंजर्व करके रखा जाए। जैसे इंडिया से ये थे अपने चीता थे, चीता गायब हो गए थे 1952 से। भले ये बॉडी काम कर रही थी, तो इस बॉडी का काम होता है कि जो स्पीसीज़ नष्ट होने वाली हैं, वल्नरेबल हैं, ख़त्म होने की कगार पर है, उनके जीन को रखना, रिसर्च उन पर करना, क्या कारण है जिसकी वजह से ये नष्ट हो रहे हैं, जो स्पीसीज़ लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनके लिए काम करना इनका फंक्शन रहता है, मेन फंक्शंस रहते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के बारे में कुछ बात हम पहले कर चुके हैं, फिर से हम देखते हैं। FSI 1981 में स्थापित किया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं रिपोर्ट हमारी 1987 से पब्लिश होना शुरू होती है। क्या FSI तभी स्थापित किया गया था? नहीं, FSI 1965 में पिस्फर के फॉर्म में स्थापित किया गया था। पिस्फर के फॉर्म में इसकी फंक्शनिंग थी FAO को डाटा प्रोवाइड करवाना। FAO हर 2 साल में अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है, तो उसमें वो सभी स्टेट्स का जो ग्रोइंग स्टॉक का डाटा है वो देता है। वो ग्रोइंग स्टॉक का डाटा 2 तरीके से दिया जाता है, एक तो नंबर ऑफ ट्रीज गिनकर दे दिया जाता है, दूसरा वॉल्यूम के साथ में बता दिया जाता है। ये ग्रोइंग स्टॉक का डाटा दिया जाता है। तो पहले ग्रोइंग स्टॉक का डाटा ही दिया जाता था, तो हमारे यहाँ भी 1987 में सबसे पहले जो डाटा देना स्टार्ट हुआ वो ग्रोइंग स्टॉक का ही डाटा देना स्टार्ट हुआ। जैसे प्रेजेंट एज में अगर देखा जाए 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक देखने को मिलता है। नंबर ऑफ स्टेम्स के फॉर्म में ये काउंट किया गया है। तो सबसे पहले डाटा हम 65 से स्टार्ट किए थे देना
कलेक्ट हम करते थे, देते थे पिस्फर को। फिर 81 में ऑर्गेनाइजेशन हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण बना दिया, जो 87 से हर 2 साल में रिपोर्ट देता है। 2004 में डाटा लेना स्टार्ट किया गया था फायर का, जो फायर MP फॉरेस्ट सर्विस ने, MPPSC ने उस सिलेबस में भी डालकर रखा है। अब चलते हम अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन इट्टो। इट्टो का काम क्या होगा? इट्टो का फंक्शन होगा जो ट्रॉपिकल टिम्बर है, ट्रॉपिकल टिम्बर या जो इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी को क्या करना? कंजर्व करना, कंजर्वेशन करना, जो ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। हाँ, अब लग रहा होगा जापान तो ट्रॉपिकल एरिया में पाया ही नहीं जाता, फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्यों रखा है? तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अब ये रखा क्यों? एक तो इसके मैनेजमेंट की बात इसमें ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है कि इसका मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए, और मैनेजमेंट का मेन फंक्शन आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, अगर हम मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने का सीधे मतलब होता है कि आप आज तो यूज़ कर रहे हो, आज इस तरह से यूज़ करो कि कल के लिए भी वो चीज़ें बची रहें, वो होता है सस्टेनेबिलिटी। तो ट्रॉपिकल टिम्बर को सस्टेनेबिलिटी के लिए इट्टो की स्थापना की गई, जो जापान में है 1989 में। जैव विविधता अधिनियम 2002, जिसका जो बेस था वो रखा गया था 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था, उसके बेस के तौर पर वो जाना जाता है। तो उम्मीद है ये फैक्ट भी आपको इजीली याद होगा। पूरा एक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में इसके लिए प्राधिकरण बना दिया गया था कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन बियर करेगा। तो प्राधिकरण इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करेगा, देखेगा, सारी कहानी को वो समझेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और 1972 ये एक ऐसा ईयर है जहां से एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारे एक्ट भारत में और दुनिया में देखने को मिलते हैं। यही था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम के इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तैयार किया गया था, जो पर्यावरण के सभी कार्यक्रमों को लीड करता है, सभी से डील करता है, कोऑपरेट करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED 1992 पृथ्वी सम्मेलन के तौर पर भी जाना जाता है। पर्यावरण में के उसके लिए भी जाना जाता है। इसको अर्थ समिट कहा जाता है। हुआ कब था? ये हुआ था 3 से 14 जून 1992। इसको क्या कहा जाता है? अर्थ समिट भी कहा जाता है। अर्थ समिट भी कहा जाता है। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था रियो में, और इसी की नींव थी किसके लिए? 2002 में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था उसके लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? ट्रिब्यूनल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ चीज़ों को लागू करना। लागू क्या करना? जैसे हम बात करते हैं ट्राइबल्स के राइट, ट्राइबल्स के राइट को लागू करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल को जाना जाता है। लोगों के राइट्स लागू करने के लिए जाना जाता है। लोगों को जो राहत दी जाती है एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट में, उसके लिए इसको जाना जाता है। फिर जैसे कहीं पर इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है, लोग जो वहाँ पर बसे हुए हैं, तो मुआवजा देने के लिए भी इस अधिकरण को जाना जाता है। तो ये तो बात थी क्या? लागू करने के, इन चीज़ों को लागू करता है ये। फिर उसके बाद कंजर्वेशन का काम करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जिम्मेदारी भी इसके पास रहती है। फिर उसके बाद होता है जो मेन फंक्शन आ जाता है ट्रिब्यूनल। इसको क्यों कहा जाता है? क्वासी जुडिशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन ये होता है, जो केसेस हैं, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं, उनको जल्दी से सुनने के लिए इसको अलग से स्थापित किया गया है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। फिर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी 1974 में स्थापित की गई थी और इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है सैटेलाइट और ग्राउंड को कनेक्ट करना। सैटेलाइट दूर से रिमोट सेंसर से ये डाटा कलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन डाटा को फिर कम्युनिकेट किसके साथ करेगी? तो कम्युनिकेट करने के लिए ग्राउंड पर एक एजेंसी स्थापित करनी थी, जिसके लिए स्थापित कर दिया गया राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी को स्थापित कर दिया गया। ये ग्राउंड स्टेशन कहाँ पर बना है? ये ग्राउंड स्टेशन जहाँ तक है हैदराबाद में बना है। ये हैदराबाद में, हैदराबाद। आप इससे एक बार गूगल कर लेना, जहाँ तक है हैदराबाद ही है। सबसे पहले वर्मा में टोंगिया जो प्लांटेशन हुआ था वो 1870 में हुआ था। टोंगिया प्लांटेशन से मतलब है ब्रांडिस के साथ में। ब्रांडिस का आना हुआ था 1856 में, इंडिया आ गए थे 1864 में, और टोंगिया जो प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था 1870 में स्टार्ट हुआ था। एक बार इसको फैक्ट को और चेक कर लेना, गूगल कर लेना आप इस फैक्ट को। 1870 के आसपास स्टार्ट हुआ था। डाइट्रिच ब्रांडिस को इसके लिए जाना जाता है। हाँ, इंडिया के लिए फैक्ट क्या ज़रूरी है? बंगाल में शुरू कब हुआ था? बंगाल में शुरू हुआ था 1896 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है जीआरएफ में और दूसरे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम्स में ही पूछा जाता रहा है, तो ये हमें याद रखना है। जो टोंगिया प्लांटेशन है उसमें जो सबसे खास होता है वो होता है विलेज टोंगिया। ग्रामीणों को भूमि दी जाती है जिस पर वो खेती करते हैं। स्लैश एंड बर्न के आसपास इसको माना जाता है, लेकिन वैसा नहीं है, साइंटिफिक है उससे। इसीलिए जो डाइट्रिच ब्रांडिस हैं उनको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के फादर कहा जाता है, साइंटिफिक नेसिस में आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना 1976 में की थी। इसका मुख्य जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है लोगों को अच्छी जीन के, अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे आने वाली स्पीसीज उससे बेहतर हों। बीज से जो फॉरेस्ट या फिर आगे जो फसल होती है, जीन अपने आप में मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जो बीज हमें प्राप्त होते हैं वो सीधे पेड़ से या पौधे से हमें प्राप्त होते हैं, और वो जिन कंडीशंस में बड़े होते हैं अपने आप को उसके लिए मोल्ड कर लेते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसलिए जीन मॉडिफाइड फॉर्म में आते हैं। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो वो दूसरे होते हैं क्लोन। क्लोन में जीन में कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि हम अगर अपनी पीढ़ी से हम देखें, अपनी पीढ़ी से अगर हम देखेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी जेनेटिकली हमसे बेहतर मानी जाती है, जबकि क्लोन क्या होगा? एज इट इज़ हमारे जैसा ही वो होगा। तो सीड्स अच्छी क्वालिटी के कंजर्व करना और जो बेकार होते जा रहे हैं, इन्फीरियर होते जा रहे हैं, उनको हटाते जाना है। ये फंक्शन रहेगा बहुत अच्छे बीज उपलब्ध करवाना। कृषि वानिकी एग्रोफॉरेस्ट्री एक मेथड के तौर पर लिया गया, जिससे जो फॉरेस्ट हैं उनको बढ़ाने की बात की गई थी। 1968 में दिल्ली में समिट हुआ था कॉमनवेल्थ का, जिसमें मंत्री लेवल का कमिट था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आए हुए थे, उनमें जॉन बेस्टोबी भी आए थे। तो कॉमनवेल्थ समिट में 68 में दिल्ली में, तो 1968 में उनने बोला था कि हमें एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री की बात सबसे पहले किसने की? जॉन बेस्टोबी ने की थी, 1968 में की थी। गुजरात को ये बड़ा अच्छा लगा था, तो 68 के बाद 1970 में गुजरात ने स्टार्ट कर दिया था। सबसे रिच या समुद्री तट पर राज्य हम बोलें जहाँ के किसान इतना रिस्क ले सकते हैं, इतनी चीज़ें कर सकते हैं, तो वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट कर दिया गया था गुजरात में। और उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री की हम बात करें, 1976 में हमारी जो रिपोर्ट आई थी एनसीए की, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की, उसमें बोला गया था हम उस पर ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाएं। सामाजिक वानिकी ये एग्रो नहीं, सोशल है। हाँ, सोशल है, सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का अलग कंसेप्ट है। एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट जो स्पीसीज़ हैं उनको लिया जाता है,
तीसरा ऑप्शन के तौर पर जो जानवर हैं हमारे उनको रखा जाता है। तो तीनों को कंपोनेंट के तौर पर रखा जाता है और जो सोशल फॉरेस्ट्री का एक पार्ट भी माना जाता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? गुजरात में स्टार्ट हुआ। इसकी सोशल फॉरेस्ट्री की बात सबसे पहले किसने की? 1968 में जॉन वेस्टोबी ने की थी। एक पार्ट के तौर पर एग्रो फॉरेस्ट्री को देखा जाता है, लेकिन अब एक अलग ही ब्रांच के तौर पर अलग से उसकी स्टडी की जाती है। तो सामाजिक वानिकी सबसे पहले वर्ड किसने दिया? वेस्टोबी ने दिया। स्टार्ट किया गुजरात ने। इंडिया में कब आया? 76 में आया। इसके लिए रूल्स कब बनकर आए, जो क्वेश्चन पूछा गया था? 79 में बनकर आए थे, 3 साल में। फिर है पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना 85 में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 84 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके बाद ज़रूरत लगी कि हमें मंत्रालय भी स्थापित करना चाहिए, तो उसके लिए मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। 1985 में मिनिस्ट्री बना दिया गया था और उसके बाद 86 में एक्ट हम लेकर आए थे और 84 में वो गैस कांड हुआ था। तो ये तीनों एक साथ हमें याद रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1864, 1865, 1867 याद रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 27, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर ये बना है? 1985 में। 1985 में ये बोर्ड तो बना, लेकिन ये बोर्ड उतना मैनेज्ड फॉर्म में नहीं रहा। फिर उसके बाद 1992 में इस बोर्ड को फिर से गठित किया गया और उसके बाद ये बोर्ड अपना काम अभी तक लगातार कर रहा है। तो जो मेन बॉडी है अभी की अगर हम बात करें NWBD की, तो वो 1992 में जो तैयार की गई अमेंड करके उसके फॉर्म में ये अभी बनी हुई है, चल रही है। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है जो भारत का लैंड है जो बेकार होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है, उसको वापस से किस में लेकर आना, या तो एग्रीकल्चर में लेकर आना या फॉरेस्ट में लेकर आना, उसके लिए प्रोग्राम्स तैयार करना, उसके यूटिलाइजेशन की बात यहाँ पर बार बार की जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूँ तो बात पॉलिसी के तौर पर की गई थी 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, लेकिन जो नियम बनकर आए थे तो वो 90 में बनकर आए थे। तो 90 में इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया था 1980 में। पश्चिम बंगाल ने 1980 में स्टार्ट किया था। इसमें सामान्यतः होता है कि लोगों को कन्विंस किया जाता है कि वो फॉरेस्ट लगाएं, लेकिन कन्विंस करने वाले कोई गवर्नमेंट नहीं होती, वो होती है बीच में कोई एजेंसी जो शेयर रखते हैं, मैनेजमेंट इनका, लैंड इनका, और ज्वाइंट करके वो स्टार्ट करते हैं, कुछ परसेंट इनका कुछ परसेंट इनका। जैसे बंगाल की हम बात करें तो 75% 25% रखा था, जो किसान था उसका 75%, जो मैनेज कर रहा था उनका 25%, और अच्छा मुनाफा दोनों को देखने को मिला। तो ये कंसेप्ट बड़े अच्छा लगा और इसको आगे ले जाएगा। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री एक कंसेप्ट रखा गया, उसी तरह जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक कंसेप्ट रखा। आगे देखें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी को 1988 में लेकर आया गया था। आईपीसी ना समझें इसको, आईपीसीसी अलग है, इसे लेकर आया गया था 1988 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईडी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईडी दोनों ने मिलकर इसको लेकर आए थे। मानव जनित जलवायु परिवर्तन जो है, ह्यूमन से जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर बड़ा मुद्दा उठा था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बड़ा मैटर मानी जाती हैं। तो वहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ कि हम ही हैं जो इस अर्थ के क्लाइमेट को बेकार कर रहे हैं। तो मानव जनित जो क्लाइमेट चेंज है उसमें बात करने के लिए या उसके लिए सारी कहानी जो तैयार करता है वो आईपीसीसी तैयार करता है, जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन का जो उत्पादन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन करना है, निष्कासित करते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं आईपीसीसी के द्वारा, जो वर्तमान में बहुत मुख्य संस्था मानी जाती है। UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी हाल ही के समय पर क्या हुआ था, 2015 पेरिस समझौता, यूएनएफसीसी का पेरिस समझौता, जिसमें बार बार कार्बन डाइऑक्साइड के जो निष्कासन कर रहे हैं हम, उसको लेकर बात की जाती है। तो ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसमें, और ध्यान रखना है इस संस्था को 2007 आईपीसीसी को 2007 में नोबेल प्राइज मिला था पीस का, ये शेयर किया गया था, पीस का नोबेल प्राइज शेयर किया गया था 2007, ध्यान रखना है, बस पूछा जा सकता है हमसे। अब चलेंगे आगे, क्योटो प्रोटोकॉल 1987। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, 1987 का क्योटो प्रोटोकॉल। 1987 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये खास तौर से संबंधित है किससे, ग्रीन हाउस गैसेस से। और ये भी किसके बाद हुआ था, 1992 के बाद हुआ था। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा था उस पर बात करने के लिए लगातार अब समिट्स होना स्टार्ट हो गए थे। तो 1992 में यूएनएफसीसी को आगे बढ़ाकर 1997 में ये किया गया। इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया ग्रीन हाउस गैसेस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन पर इसलिए और कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस थी जो कि ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट, जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992। जैव विविधता सम्मेलन वही है, पहला ग्लोबल एग्रीमेंट इसको माना जाता है। फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट था ये बायोडाइवर्सिटी को लेकर। इसके बाद 2002 में हुआ था, जिसके लिए इंडिया में लेकर आया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो वर्ल्ड के तौर पर पहला कब हुआ था, CBD 1992 में हुआ था। इसके गोल्स क्या रखे गए थे, गोल्स रखे गए थे कंजर्वेशन करना, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। दूसरा रखा गया था सस्टेनेबल यूज ऑफ, सस्टेनेबल यूज किसका, सस्टेनेबल यूज करना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको इस तरह से यूज करना कि ये डाइवर्सिटी बनी भी रहे, आज भी हमारे काम आए और कल भी हमारे काम आए। ये दो खास गोल रखे गए थे। पहला रखा गया था कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, दूसरा रखा गया था हमें इसका सस्टेनेबल यूज करना है। इस बात पर बराबर ध्यान बना रहे हमारा। फिर क्या था, फिर था जो जेनेटिक रिसोर्स हैं, और गोल क्या था, और गोल था जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज को ठीक से बंटवारा करना मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं चाहे वेजिटेशन में हो, एनिमल्स में हो, वो ठीक से फैले रहें, उनका यूज या उनकी उपयोगिता सभी लोगों के लिए समान रूप से बनी रहे। ये भी इसके उद्देश्य में रखा गया, CBD के उद्देश्यों में। तो ये जो इसका जो क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन कूट के फॉर्म में बन सकता है। 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, AB ABC, इस तरह से इसका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों चीज़ों को आप याद करके रखोगे कि इनने कंजर्वेशन की भी बात यहाँ पर की थी। अब इसको कौन कौन से जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनको हम मैनेज करके रखेंगे, बंटवारा ठीक से करेंगे, बताया जा चुका है। एनिमल्स भी उसमें शामिल हैं, प्लांट्स भी उसमें शामिल हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सभी को बराबर की बात की गई थी। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बाली सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2007 में। क्लाइमेट चेंज को लेकर यूएनएफसीसी से रिलेटेड है ये भी ध्यान रखेंगे हम। पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी के सेशन में इतना रखते हैं हम। उम्मीद है यहाँ जो फैक्ट्स कवर किए गए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें ऐड ऑन करना है तो आप बिल्कुल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपके सुझाव सर आँखों पर रखे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। जो आप चाहते हैं वो भी मैसेज आप कर सकते हैं। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।